हेलो। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस से। मतलब हम धीरे धीरे सेकंड ग्रेड के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू क्लासेस होने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी, पूरी कोशिश करेंगे कि डेली आपको क्लास मिले। उसके लिए सेकंड ग्रेड की सिलेबस से हम चर्चाएं शुरू करेंगे। तो पहले सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस हैं, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र दोनों के लिए चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, पहला पत्र जो है वो सबके लिए कॉमन होता है। मैं आपके सामने ला रहा हूँ, प्रिंट है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये सब के लिए कॉमन होता है, ठीक है। मतलब सबके लिए कॉमन है। मतलब इसमें साइंस वाले भी आ जाएंगे, आर्ट्स वाले भी आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और जो भी अदर लैंग्वेजेस वगैरह जितने भी सब्जेक्ट वगैरह हैं उन सब के लिए कॉमन पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें मैथमेटिक्स है, होम साइंस है, सब के सब इसमें आएंगे सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में, ठीक है। तो इसमें टोटल देखिए कुल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। पहला पेपर, फर्स्ट पेपर जो सबके लिए कॉमन है, एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो उसकी सिलेबस की चर्चा करते हैं। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान है। कौन सा भौगोलिक, इसमें जो ज्योग्राफी आ जाएगा। ऐतिहासिक है, इसमें इतिहास आ जाएगा। सांस्कृतिक, यहाँ कल्चर आ जाएगा। सामान्य ज्ञान है जो नॉर्मल बिल्कुल इन सभी का सामान्य ज्ञान मान सकते हैं, है ना। फिर भौगोलिक, मतलब पहले सबसे पहले क्या दिया, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफी। इसमें क्या है, भौतिक विशेषताएं हैं। जलवायु, भौतिक विशेषताओं में आपको क्षेत्रफल है कोई, जैसे जो भौतिक भूभाग है, जैसे मरुस्थल कितने कितने क्षेत्र में फैला है, अरावली कितने क्षेत्र में फैली है, पठार कितने क्षेत्र में है, मैदान कौन से क्षेत्र में है, उन सभी क्षेत्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब से संबंधित ये टॉपिक रहेगा। फिर जलवायु है, कौन से क्षेत्र में कैसी जलवायु रहती है, कहाँ पर उष्ण रहती है, कहाँ पर शीत रहती है, मतलब कहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, कहाँ पर बरसात नहीं होती, कहीं पर सबसे ज़्यादा गर्म जगहें कौन सी हैं, सबसे ठंडी जगहें कौन कौन सी हैं, वो सब यहाँ पर आएंगी जलवायु में। आबहवा तंत्र, यहाँ पर नदियाँ आ जाएंगी। वनस्पति, यहाँ पर पेड़ों के बारे में चर्चाएँ की जाएंगी। कृषि है, कौन से क्षेत्र में कौन सी मतलब कृषियाँ की जाती हैं, किसानों के द्वारा खेती की जाती है। पशुपालन, डेयरी आ जाएगा। इसमें पशुओं के भैंस है, गाय है, भेड़ है, इन सभी के और भी जितने भी पशु हैं उन सभी के आपको अलग अलग वही कौन सी किस्म पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। मिनट में लाइट ऑन कर लेता हूँ। उन सभी के बारे में बताया जाएगा। डेयरी विकास भी इसी में सम्मिलित हो जाएगा। जनसंख्या वितरण है, वृद्धि है, साक्षरता, मतलब जनसंख्या से संबंधित ये सारा का सारा, जनसंख्या का वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, ये सब की सब, और जनजातियाँ ये काउंटिंग में ही आएंगी। जो जितने भी इनमें कई सारी सारणियाँ बनेंगी जो आपको बता दी जाएंगी, है ना। उद्योग है और मुख्य पर्यटन केंद्र है, मतलब जहाँ जहाँ पर भी पर्यटक आते हैं, लगभग मोस्टली जिन जिन जिलों में आते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। ये होगा अपना ज्योग्राफी का पार्ट। इसके बाद सांस्कृतिक है, मतलब इसमें सभ्यताएं आ जाएंगी, संस्कृतियाँ आ जाएंगी। तो संस्कृतियों में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट, 4 ही सभ्यताएं हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है। कौन कौन सी हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, ये 4 ही हैं जो हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है। फिर राजवंश हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, अजमेर के चौहान, ये 2 पढ़ने हैं। दिल्ली सल्तनत, मतलब आप देखिए राजवंश में केवल हमें 2 ही दिए हैं। कौन सा, गुर्जर प्रतिहार दिया है और अजमेर के चौहान दिए हैं। मतलब चौहान भी पूरे राजस्थान के नहीं हैं, केवल और केवल कहाँ के हैं, अजमेर के। इसमें बहुत सारा मैटर बच जाता है, जैसे कच्छावा के हैं, कच्छावा राजवंश मान सकते हो आप। अतिरिक्त और भी जितने भी हैं, प्रतिहार मान सकते हो, जो भी हैं अतिरिक्त और भी बहुत सारे बचते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। केवल गुर्जर प्रतिहार है जिनकी 4 श्रेणियाँ आएंगी, वो हम आगे पढ़ लेंगे, और अजमेर है वो भी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत और मेवाड़, दिल्ली सल्तनत का मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के साथ संबंध, दिल्ली सल्तनत का इन 3 रियासतों के साथ। फिर राजस्थान में मुगल और राणा सांगा, राणा प्रताप
आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे राज सिंह, देखिए ये राज सिंह है यहाँ पर कर देता हूँ मैं राज सिंह, देखिए यह है मेवाड़ का राज सिंह। ठीक है, इन सब का इन सभी के संबंध देखने, मतलब किसी के शत्रुतापूर्ण संबंध थे, किसी के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, किसी के पारिवारिक संबंध भी थे। जैसे आमेर का मान सिंह है, ये मुग़लों के साथ इनके आमेर के मान सिंह मतलब आमेर की मान सिंह की बहन और उनकी बुआ दोनों मुग़लों के यहाँ उनकी शादियाँ हुई थी, तो इनके पारिवारिक संबंध भी थे। प्रताप हैं, ये शत्रु के भाव में रहते थे। तो ऐसे कौन से राजा के कैसे कैसे संबंध थे, उनके बीच में क्या क्या संधियाँ हुई थी, क्या क्या युद्ध हुए थे, और क्या क्या मतलब किसने किसके साथ युद्ध लड़ा और किसने किसके विरुद्ध में युद्ध लड़ा, वो सब के बारे में चर्चाएं होंगी। इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में 1857 की क्रांति है, राजनीतिक जागृति है, प्रजामंडल है और कृषक एवं जनजातीय आंदोलन है। ये सब के सब आंदोलन हैं जो कि हम आराम से एक एक करके पढ़ लेंगे। एक है एकीकरण। एकीकरण से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार एकीकरण से एक क्वेश्चन 100% आएगा और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। एकीकरण का टॉपिक हम करेंगे तो लगभग 5 से 6 पेज में हो जाएगा, और जिसमें से एक क्वेश्चन हर बार आएगा, हर एग्ज़ाम में आता है। जहाँ पर भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको एकीकरण का टॉपिक यदि सिलेबस में मिलता है तो उस एग्ज़ाम में मानिए एक क्वेश्चन तो 100% आता है एकीकरण से। फिर लोक देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, ये भी पढ़ जाएंगे। ये समाज और धर्म मतलब संस्कृति में आते हैं। संत भी आ जाएगा यहाँ पे, संत संप्रदाय। साहित्य में मंदिर, दुर्ग और महल। स्थापत्य कला में है, चित्रकला में विभिन्न स्कूल हैं। मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, वस्त्र, आभूषण, लोक नृत्य एवं लोक संगीत, राजस्थानी भाषा, साहित्य, ये सब इसी में आ जाएगा। मतलब ये कल्चर का पार्ट है जो कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से हम समझते समझते पढ़ लेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर राजस्थान है, राजस्थान का राजनीतिक, इस यहाँ पे राज्यपाल की कार्यकाल, भूमिका और कार्य, 3 चीज़ें पढ़नी है। मतलब राजस्थान राज्यपाल का क्या कितने साल का कार्यकाल रहता है, लगभग 5 साल का। बाकी लगभग इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। किसी राज्य में यदि राज्यपाल का कार्यकाल समाप्ति हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति अपने अभी प्रस्ताव से, मतलब जब तक किसी दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति ना की जाए तब तक उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। तो लगभग 5 साल का माना जाता है। फिर भूमिका है, क्या क्या भूमिका रहती है राज्य में और क्या क्या कार्य रहते हैं। मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री की क्या है, मंत्रिमंडल है। फिर राज्य सचिव और मुख्य सचिव हैं। संगठन एवं कार्य, इनके राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये 2 संगठन हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। मतलब एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग दिया हमें, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, इन 2 के बारे में हमें चर्चाएं करनी है। फिर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है, राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान समस्यायिकी है। राजस्थान समस्यायिकी में क्या क्या होगा, मतलब ये विधानसभा वगैरह तो एक पॉलिटिकल का काम पूरा हो गया है। यहाँ पे समस्यायिकी मतलब यहाँ पे करंट अफेयर मान सकते हैं, हाँ करंट अफेयर, ठीक है, तो ये मान सकते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे एवं घटनाएं तथा खेल गतिविधियाँ, ठीक है। इनके बारे में प्रति मंथ क्या क्या नए अपडेट आते हैं उनके बारे में हम चर्चाएं कर लेंगे। आपको यहाँ से लगभग आपको जनवरी 2023 से सभी डाटा उपलब्ध करवाने शुरू कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको पूरी की पूरी बुकलेट अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसमें मान लीजिए आप कि हैंड रिटन या फिर जो प्रिंटेड मान सकते हो आप, लिखी हुई एक पूरी की पूरी पुस्तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महाद्वीप एवं महासागर हैं, उनकी विशेषताएं हैं। ये विश्व की, मतलब भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं अभी। भारत के संदर्भ में क्या क्या, महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पवन तंत्र है, पर्यावरणीय मुद्दे और राजनीतिक रणनीतियाँ हैं, वैश्वीकरण के एवं उनके प्रभाव हैं, जनसंख्या वितरण एवं प्रवास है, भौतिक विशेषताएं, मानसूनी प्रणाली, आबोहवा तंत्र, वनस्पति एवं ऊर्जा संसाधन, ये सब भारत में है। ये सब किसके हैं, भारत के टॉपिक में से आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है।
कौन से भौतिक विशेषताएं हैं, मानसून प्रणाली है, अपवाह तंत्र है और वनस्पति एवं ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, फिर आगे क्या क्या आएंगे, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, सर्व क्षेत्र वृद्धि विकास है, विदेश व्यापार प्रवृत्तियां हैं, संगठन की दिशा हैं, भारतीय संविधान की बात करेंगे तो इसमें लगभग भारतीय संविधान का इतिहास, कब बना, कैसे बना, किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ा, कौन से अधिनियम आए थे। 2 अधिनियमों की चर्चाएं करनी है हमें, एक तो 1919 का, एक 1935 के। 2 अधिनियमों के बारे में हमें सिलेबस में दिया है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिकाएं थी, संविधान निर्माण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सभी आते हैं इसमें। लगभग जो संविधान का मूल बेसिक ढांचा है उससे लेकर हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल, प्रधानमंत्री भी आ गया, राजनीतिक दल, दबाव समूह दोनों हैं। दबाव समूह मतलब होता है कि जो विपक्ष में जो नेता होते हैं उनके दबाव में आकर या फिर लालच में आकर जो दल बदल करते हैं नेता, उनके बारे में मान सकते हैं। जैसे भारत की विदेश नीति है कि सिद्धांत हैं, इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, ये अच्छी एक टॉपिक है, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा विस्तार से। नेहरू के योगदान का, जो भारतीय संविधान में नेहरू जी का क्या योगदान रहा था। भारत में यूएनओ की स्थिति, यूएनओ में भारत की क्या स्थिति है, और भारतीय संदर्भ में उभरती प्रवृत्तियाँ हैं, मतलब राष्ट्रीय वैश्वीकरण के। एक यहाँ पे टीचिंग, मतलब ये साइकोलॉजी का आता है, PSY, साइकोलॉजी का कुछ पार्ट है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है। ये सबसे बड़ा, इसमें 2 टॉपिक हैं जो कि बहुत बड़े हैं, मतलब कि लगभग 60 से 70% सिलेबस उन्हीं 2 टॉपिकों से होता है, बाकी का 30 से 40% सिलेबस बचता है, वो बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं। जो कौन से हैं बड़े टॉपिक, एक तो ये है और एक ये है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बड़े टॉपिक हैं। कौन सा, एक तो है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें अधिगमकर्ता बाल विकास भी आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों मान सकते हैं, अलग अलग दे रखे हैं, बाकी तीनों मान लेंगे। एक आता है अधिगम, अधिगम का अर्थ है, प्रकार है, अधिगम की विभिन्न सिद्धांत, उनके शिक्षक के लिए निर्धारित, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये ऊपर के जो प्रारंभ में जो टॉपिक आएंगे वो बड़े टॉपिक हैं, लार्ज टॉपिक हैं। बाद में जो टॉपिक होंगे वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे व्यक्तित्व है, ये भी बिल्कुल छोटा सा ही है। बुद्धि सृजनात्मकता, ये भी छोटा ही है। अभिप्रेरणा भी छोटा है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आत्म संपर्क, अभिवृत्ति, रुचि, आदत, ये सब भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आराम से चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पेपर का सिलेबस। कौन सा फर्स्ट पेपर, जो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, सबके लिए कॉमन पेपर जो होता है प्रथम प्रश्न पत्र, ये उसका सिलेबस था जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। अभी SST के जो सेकंड पेपर है उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। ये द्वितीय प्रश्न पत्र है जो केवल SST वालों के लिए, इसमें मैथमेटिक्स, हिंदी जो है उन सब के लिए नहीं है, केवल SST के जो सब्जेक्ट्स के हैं उन्हीं के लिए ये सिलेबस है। तो इसकी बारे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इतिहास, क्या क्या, टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं ना। इतिहास 1 नंबर, आपको काउंटिंग कर लेते हैं, 2 नंबर भूगोल, ठीक है, 3 नंबर अर्थव्यवस्था, 4 नंबर हो जाएगा राजनीति विज्ञान, 5 नंबर हो जाएगा समाज शास्त्र, 6 नंबर हो जाएगा लोक प्रशासन, 7 नंबर होगा दर्शन शास्त्र, ठीक है, और 8 नंबर हो जाएगा टीचिंग मेथड, 8 नंबर। टोटल 8 सब्जेक्ट हैं अपने, मतलब SST में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में हमें चर्चाएं करनी है, पढ़ना है जिनके बारे में, है ना। तो इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके नगर नियोजन, समाज, धार्मिक जीवन, लगभग सभी चर्चाएं आ जाएंगी। वैदिक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, मौर्य काल है, और पोस्ट मौर्य काल, इसका मतलब होता है उत्तर मौर्य काल, है ना, उत्तर मौर्य काल, या फिर इसको मौर्योत्तर काल भी कहते हैं, इसको मौर्योत्तर काल,
एक ही बात है। ये मौर्य काल के बाद का समय जो है, जो गुप्त काल से पहले और मौर्य काल के बाद का जो समय है उसकी चर्चा है। फिर गुप्त काल आ जाएगा। गुप्त काल के बाद तो क्या क्या है इसमें, उपलब्धियां हैं, कला है, साहित्य है, विज्ञान है, इन सब की चर्चाएं कर लेंगे हम गुप्त काल में। मतलब साहित्य सबसे ज़्यादा गुप्त काल में लिखा गया था साहित्य, ये हम बात करेंगे। साहित्य का स्वर्ण काल गुप्त काल को माना जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। फिर भक्ति सूफी आंदोलन है, मुगल काल है। मुगल काल देखिए पूरा नहीं है हमें, मुगल काल के हमें जो शासक हैं उन्होंने कौन से युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ कौन से अभियान चलाए, हमें उन सब की चर्चाएँ नहीं करनी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन सा काल है हमारे, 1526 से 1707। अच्छा 1526 में क्या हुआ था, 1526 में भारत में बाबर आया था। बाबर 1526 में भारत में मतलब पहली जीत के साथ, पानीपत की पहली जीत के साथ भारत में आया था। और 1707 है औरंगजेब का देहांत। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। इन सब के बारे में क्या क्या पढ़ना है, एक तो प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है, कला और वास्तुकला। कला में क्या क्या आएगा, कला में कई पार्ट्स हैं, जैसे एक तो आ जाएगा स्थापत्य, पत्य कला, और एक हो जाएगा फिर चित्रकला, एक हो जाएगा संगीत कला, एक हो जाएगा साहित्य कला। इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है कि भाई स्थापत्य में क्या क्या चीज़ों का, मतलब किन किन इमारतों का, किन किन भवनों का, किन किन मकबरों का निर्माण करवाएगा। चित्रकला में किस शासक के, मतलब किस बादशाह के काल में कौन से चित्र बनाए गए, कौन से चित्रकार थे। ज़्यादातर हमें चित्रकारों के नाम ही पढ़ने होंगे। संगीतकार हैं, कौन से बादशाह के टाइम पे कौन से संगीतकार थे, उनके गुरु कौन थे, शासकों के गुरु कौन कौन से थे, उन सब के बारे में पढ़ना है। साहित्य मतलब कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, उन सब के बारे में हमें चर्चाएँ करनी है कला में। शिवाजी के बारे में राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धियाँ हैं, केवल राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियाँ, जिसमें हम राजनीतिक में युद्ध भी आ जाएंगे और प्रशासनिक में कार्यभार सब आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट शिवाजी पढ़ना है हमें। फिर 19वीं और 20वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन है। राष्ट्रीय आंदोलन में एक तो 1857 की क्रांति हमने राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़नी है और भारत के संदर्भ में भी पढ़नी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब नेशनल इंडियन कांग्रेस, एनआईसी के बारे में हमें पढ़ना है। प्रारंभिक चरण कौन सा था, उग्रवादी और उदारवादी उग्रवादी दोनों पढ़ने हैं हमें। फिर गांधी जी के जन आंदोलन पढ़ने हैं। गांधी जी कौन से देखो हमें कंप्लीट नहीं पढ़ने, 3 दे रखे हैं अभी, है ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। बाकी आंदोलनों के बारे में हमें नहीं पढ़ना। गांधी जी के केवल 3 आंदोलन पढ़ने हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। फिर 20वीं सदी के भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 20वीं सदी के, तो पहला चरण है, दूसरा और INA सुभाष चंद्र बोस, INA नेशनल इंटरनेशनल या फिर इंडियन नेशनल आर्मी, ये है इंडियन भारतीय राष्ट्रीय आर्मी के नाम से आती है, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और सुभाष चंद्र बोस के हमें पूरी की पूरी घटनाएं पढ़नी है। ठीक है, आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांति, आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांति है। और कौन सी क्रांतियाँ, मतलब अमेरिका की स्वतंत्रता की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, 3 क्रांतियाँ पढ़नी है अपने को, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। फिर भूगोल की बात करते हैं। भूगोल में पृथ्वी की गतियाँ, उनके प्रभाव, अक्षांश देशांतर। गतियाँ हैं, प्रभाव हैं, अक्षांश देशांतर। पृथ्वी की आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग मतलब भारत में पृथ्वी है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, चट्टानें हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनके बारे में हमें चर्चाएँ करनी है। महाद्वीप, महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीप और महासागर कैसे बने, उन सब के बारे में। भूकंप के कारण क्या क्या हैं और कहाँ ज़्यादा आने की संभावनाएं रहती हैं, उन सब के बारे में। ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जीवित, जो कि जागृत ज्वालामुखी वो होते हैं जो परमानेंट जिनमें से लावा निष्कासित होता रहता है। एक होता है मृत ज्वालामुखी, जिनसे कभी नहीं निकलते, मैग्मा बाहर नहीं निकलता। एक होता है सुप्त या फिर जो निंद्रित, जहाँ पर सोए हुए ज्वालामुखी रहते हैं, जो
फिलहाल नहीं, जिनसे मैग्मा नहीं निकल रहा, लेकिन बाद में कभी भी निकल सकता है। फिर है सुनामी। सुनामी समुद्र में उठने वाली बड़ी लहरों के बारे में सुनामी, ठीक है। वातावरण, इसमें संगठन है, आपतन है, वायुदाब की पेटियाँ हैं, पवनें हैं और वर्षा है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। महासागरीय जल धाराएँ हैं, ज्वार और प्रवाल वित्तियाँ, इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। भारत है, भारत की भौतिक विशेषताएं। देखिए भारत की भौतिक विशेषताएं हमने थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी चर्चाएं की थी, वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है, दोनों जगह है भारत के क्या है भौतिक विशेषताएं। देखिए आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए भारत के संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ था भारत की भौतिक विशेषताएं, और यहाँ पर क्या है भारत में भौतिक विशेषताएं, ठीक है। मानसून प्रणाली, अपवाह तंत्र, ये जलवायु इसी में आ जाएगा, और अपवाह तंत्र ये रहा यहाँ पर, ठीक है। फिर प्रमुख फसलें हैं, उद्योग है, जनसंख्या है, ये सब के सब। अच्छा, उद्योग, फसलें, जनसंख्या, ये हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में भी हमें पढ़नी है। फर्स्ट पेपर में कृषि भी पढ़नी है, उद्योग भी पढ़ने हैं, याद रखना। जो फर्स्ट पेपर है उसमें भारत के संदर्भ में भी हमें उद्योग पढ़ने हैं, तो उद्योग जो है वो दोनों जगह है, और कृषि ये भी दोनों जगह है, अपवाह तंत्र भी दोनों जगह है, जलवायु भी दोनों जगह है, और जो भौतिक विशेषताएं ये भी दोनों जगह हैं। देखिए राजस्थान के संदर्भ में भी यहाँ पे दे रखी हैं भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, अपवाह तंत्र दे रखा है, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या और मरुस्थलीकरण, ये सब के सब टॉपिक हमें दे रखे हैं राजस्थान के संदर्भ में भी, ज्योग्राफी के, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे पार्ट की, अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय, उपभोग, फलन, मुद्रास्फीति, इन सब के बारे में हमें चर्चाएं करनी है, जो कि ज़्यादा बड़े नहीं है। धीरे धीरे इनमें कुछ एक सूत्र आएंगे, उनके आधार पर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मांग है, आपूर्ति है, लोच है, और उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं हैं, इन सब के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ लेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, अंक गणितीय माध्यम, बहुलक, बजट। जो देखिए माध्यक बहुलक, ये वैसे तो गणित के पार्ट है, लेकिन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनका उपयोग किया जाता है, तो ये हमें यहाँ पर भी पढ़ने होंगे, ठीक है। बजट में घाटे की अवधारणा, मुद्रा आपूर्ति के उपयोग, क्रेडिट निर्माण, इन सब के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। गरीबी है, बेरोजगारी है, मानव विकास है, जिसमें HDI, PQLI, सतत विकास, हरित लेखांकन, नीति आयोग, इन सब के बारे में हम चर्चाएं करेंगे अर्थव्यवस्था में। इसके बाद है राजनीतिक विज्ञान, जिसमें राजनीतिक विज्ञान का पारंपरिक एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अर्थ, प्रकृति, राजनीतिक विज्ञान की मौलिक अवधारणा, जिसमें राज्य संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार और अवैधता, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे मौलिक अवधारणाओं में। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सब के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। UNO संगठन में अंग है, मतलब ये लगभग जो कुछ टॉपिक हैं वो पहले पेपर और दूसरे पेपर में एक जैसे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। फिर समाजशास्त्र का अर्थ है, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य है, इन सब के बारे में। समाजशास्त्र, किसी के मान लीजिए ग्रेजुएशन समाजशास्त्र हो तो उसे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम इन्हें कवर करते हुए चलेंगे। फिर बुनियादी अवधारणाएं हैं, समाज है, सामाजिक समूह है, यहाँ पर स्थिति लिखा हुआ है देखिए पेपर के अंदर, जो कि गलत मिसप्रिंटिंग में हो गया था, ये परिस्थिति है, दोनों में अंतर होते हैं, तो हम परिस्थिति के बारे में चर्चाएं करेंगे, नहीं कि स्थिति के बारे में, ठीक है। और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। फिर जाति और वर्ग की विशेषताएं, जाति वर्ग में परिवर्तन है, ये जो टॉपिक है ना, ये हम वैदिक में भी पढ़ लेंगे, वर्तमान समाज में वैदिक मान सकते हैं, फिर जो या माने लगभग वैदिक ही मानिए आप, वैदिक काल में भी हम जो पढ़ेंगे वो लगभग समानांतर चलेंगे इनमें। फिर जाति, संप्रदाय, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स है, ये सब के सब अर्थव्यवस्था या फिर आगे भी जो वैदिक है उनके लगभग मिलते जुलते हैं, ये तो लगभग ही मिल रहे हैं। वर्ण है, आश्रम है, धर्म है, पुरुषार्थ है, विवाह है, परिवार है, ये तो वैदिक सभ्यता में जो पढ़े जाएंगे वो लगभग 90% तक समान रहेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हुए चलते हैं। इसके बाद में अर्थ है प्रकृति, मतलब ये लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं हम, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थ है प्रकृति, कार्य क्षेत्र, महत्व है एक विषय के रूप में, लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा। पहले और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के विषय संदर्भ में भारत में प्रशासनिक सुधार कैसे कैसे हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं, किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा है, उन सब के बारे में चर्चाएं करेंगे। नागरिकों की शिकायतों का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त और सूचना का अधिकार आरटीआई, इनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे, सूचना का अधिकार। इसके बाद में दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में आपको ऐसा लगेगा जैसे हम किसी संत महात्मा के सत्संग में बैठे हैं, इस प्रकार का दर्शन है। तो दर्शन में देखो वेद और उपनिषद। अच्छा, वेद जो आप वैदिक संस्कृति पढ़ोगे ना, वो यदि अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो 3 जगह 3 टॉपिकों में काम आएगी। जैसे एक तो समाजशास्त्र में वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, इन सब में काम आ जाएगी। जाति, वर्ग, इन 2 टॉपिकों में भी वैदिक सभ्यता बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पर वेद उपनिषदों का मूल है। गीता, ये निष्काम कर्म, इन सब के बारे में मान सकते हैं। ये दोनों टॉपिक लगभग वैदिक सभ्यता से समांतर हैं, यहाँ पे काम आ जाएगी। और एक हमने पहले पढ़ा था, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में वैदिक युग है ना, तो ये वैदिक सभ्यता एक यहाँ पर भी हमारे काम आएगी। तो एक ही टॉपिक है जो 3 जगह दिया हुआ है और तीनों जगहों से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। यदि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो लगभग काम बन जाएगा अपना, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा इस चीज़ में। सुकराती पद्धति, कार्तीय विधि, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट, नीति शास्त्र, संकल्प, स्वतंत्रता, सजा के सिद्धांत, इन सब के बारे में जो हम चर्चाएं करेंगे। इसके बारे में बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, मतलब जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र या फिर प्रशिक्षण शास्त्र मान सकते हैं, ठीक है, प्रशिक्षण शास्त्र। इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो अवधारणा है, प्रकृति, कार्य क्षेत्र है, इन सब के बारे में विशिष्ट उद्देश्य हैं, स्कूली विषयों के साथ संबंध, संदर्भ में इसके प्रकार, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण के तकनीक, परियोजना, समस्या समाधान, सामाजिक सह पाठ, फील्ड ट्रिप है, ब्रेन स्ट्रोमिंग है, मस्तिष्क पर, मतलब ब्रेन स्ट्रोमिंग को हिंदी में नाम बोलते हैं मस्तिष्क प्रकम्पन, ठीक है। ये सब के सब टॉपिक हैं जो हम आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। शिक्षण सहायक सामग्री है, इसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण में ऑडियो विजुअल सामग्री जो हैं उन सब के बारे में, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिकाएं, विशेषताएं हैं, पाठ्यचर्या की अवधारणा और सिद्धांत हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, फिर शिक्षण की योजना इकाई और दैनिक पाठ योजनाएं हैं। मूल्यांकन, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और अच्छा खासा ठीक ठाक टॉपिक है। मूल्यांकन के उपकरण हैं, तकनीक है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, मतलब निबंधात्मक, लघु और वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। ब्लूप्रिंट भी इसी में आएगा, उपलब्धि परीक्षण की तैयारी भी इसी में आएगी। तो ये सब टीचिंग मेथड का है, तो लगभग ज़्यादा बड़ा नहीं है। टीचिंग मेथड भी धीरे धीरे करते हुए टॉपिक वाइज टॉपिक बढ़ेंगे तो हो जाएगा, आराम से अपना टीचिंग मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके देखो आपको 2.5 घंटे मिलेंगे पेपर में, 2.5 घंटे मिलेंगे, 300 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे, प्रश्न। क्या होंगे? 150 प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का मतलब है लगभग 150 आपको मिनट मिलेंगे, ठीक है।
1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। पहले पेपर में भी थी 1/3 और इसमें भी 1/3 है, मतलब कि प्रत्येक प्रश्न के गलत होने पर 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। अंक मतलब प्रत्येक, मतलब एक प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं तो 1/3 के हिसाब से कितना 0.66 अंक आपके कट जाएंगे प्रत्येक प्रश्न के गलत होने पर। ठीक है, ये पेपर के संबंधित विषय शामिल होंगे, मतलब प्रासंगिक विषय वस्तु के बारे में, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक मानक का ज्ञान है, इन सभी के बारे में आप देख लीजिएगा। ये जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। और इसके बारे में भी आपको कभी कुछ पूछना हो तो और डिस्कस में हम चर्चाएं कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी हम इसके बाद में एक आपका शुरुआत करेंगे, हम स्टार्ट, मतलब जो SST का सेकंड पेपर है इससे के बजाय हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट पेपर से, जो सबके लिए कॉमन है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इसमें हम पढ़ना शुरू कर लेंगे, लगभग क्रांति से शुरू करते हैं हम। क्रांति का कर लेंगे, एक एक टॉपिक ले लेंगे, एक टॉपिक क्रांति का हो जाएगा, एक फिर ज्योग्राफी का ले लेंगे, फिर लोक संप्रदाय, इन सब का ले लेंगे। मतलब एक एक टॉपिक की वाइज धीरे धीरे करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और इन दोनों सिलेबसों की PDF अलग अलग आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।